हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलत राम, राजेंद्र प्रसाद, ललित नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे साथियों वह श्री कृष्ण सिंह थे। इसे भी याद रखेंगे। श्री कृष्ण सिंह को साथियों बिहार केसरी कहा जाता था और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों यहाँ प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1935 में। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सूर्य वर्ष में एक बार किस तिथि को कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है। 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सूर्य जो है वर्ष में एक बार जो है साथियों वह 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है। 21 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा साथियों वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों क्योंकि बीएसएससी परिचारी एग्ज़ाम में इसी तरह के ही जीके और जीएस के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था तो वर्ष 1948 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका उत्तर होगा जेनेवा में। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा IMF का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। तो साथियों कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था और 1206 से लेके 1526 के बीच के समय को साथियों दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया था। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही प्रारंभ करवाया था और इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा साथियों 1290 में खिलजी वंश का स्थापना हुआ था साथियों, और दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश ही था जिसका स्थापना 1290 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक जो थे यह तुगलक वंश के शासक थे, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने अपनी राजधानी को जो है साथियों दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बलहोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह लोदी वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है साथियों फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों का जनक कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक जो थे वह नहरों का जनक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको अपनी जीके और जीएस को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आप लोगों को जीके और जीएस के विशेष प्रश्न को करवाया जाता है जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और प्रत्येक दिन साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज करवाई जाती है, वहाँ से आप लोगों का जीके जीएस और भी मजबूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संविधान का जो है भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, संविधान में 22 भाग हैं और इनमें से इन 22 भागों में भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। साथियों, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और राज्यपाल जो हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सांबर झील जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह उत्तर प्रदेश में है। इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है साथियों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो साथियों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह क्षोभमंडल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों कि मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? समताप मंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल या बहिर्मंडल? तो साथियों, मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है वह जो होता है वह क्षोभमंडल में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछ रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओजोन परत जो पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है साथियों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है साथियों। प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? कर्जन या लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लीटन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वह लॉर्ड डफरिन के समय में वर्ष 1885 बम्बई में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर
30 कर रहा है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और इसकी शुरुआत वर्ष 1914 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का जो वायसराय था साथियों वह लॉर्ड हार्डिंग थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।